जब किसी की ख्वाहिशें मरती हैं तो आदमी टूटता है, बिखर जाता है। लेकिन वो व्यक्ति अपने जीवन में सफलताएं तय करता है, सफलता के चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है, जो अपनी असफलताओं से सीख लेता है और वो सीख आदमी को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने में बहुत मदद करती है। सफलताओं और असफलताओं का ये जो दौर है जीवन में एक पेंडुलम की तरह चलता रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता नहीं आती। जो लोग असफलताओं से टूट जाते हैं, कोई सीख नहीं देते हैं, वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। बहुत सारे जो महान पुरुष हुए और जो सफलतम लोग किसी भी क्षेत्र में आते हैं, उनके पीछे असफलता की कहानी काफी कुछ है। अमिताभ बच्चन जी एक आकाशवाणी में प्रोग्राम देने गए थे अपना, और उनको एक करके लौटा दिया गया था कि तुम्हारी आवाज ही बांस जैसी फटी हुई है। बहुत निराश होकर के लौटे थे। और वही व्यक्ति जंजीर फिल्म के बाद ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में छाया कि वापस लौटने का नाम नहीं लिया, और जीवन के अंतिम दिनों में आज भी कौन बनेगा करोड़पति में आप उनकी जो है गूंजती हुई आवाज सुनी होगी। मिसाल में अब्दुल कलाम जी अपने जिंदगी के दौर में बहुत संघर्ष किया, कई जगह गए, उनको सफलता नहीं मिली। एक दोषी के यहाँ गए, हमारी इतनी इतनी डिग्रियां हैं, हमने जो अपने जीवन में बहुत अच्छा मेरिटोरियस रहे, लेकिन हमारे मन मुताबिक जॉब नहीं मिल रहा। ये शोर फिल्म का एक गीत है, संतोषानंद का लिखा हुआ है। तुम साथ न दो मेरा चलना मुझे आता है, तुम साथ न दो मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं जलना मुझे आता है, तदबीर से अब अपनी तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। तो जब आप जिंदगी के सफर में अपना रास्ता तय कर रहे हैं, रास्ते भी वही होंगे, मंजिलें भी वही होंगी, लेकिन कभी उन रास्तों में आपके कदम डगमगाने नहीं पाए। इन कदमों को संभाल के रखो, इन हौसलों को आप संभाल के रखो, और एक बार असफल होने के बाद आप खड़े हो और दुगनी ऊर्जा से खड़े हो और अपने कार्य में लग जाओ। लेकिन आप जिस फील्ड में, जहां भी जिस जगह आप आ गए, आपका उद्देश्य अब एक आग रोड जाना चाहिए कि एमबीबीएस की ट्राई की और हम यहाँ आ गए,
मैं भी पीसीएम का स्टूडेंट रहा। मैंने 10+2 पीसीएम से किया, एक बार आईआईटी दी, फिर एडिशनल बायो से किया, एमबीबीएस के एग्जाम पीएमटी भी दी, 1% से लूज कर दिया, बीएससी किया, देन फिर आयुर्वेद में एंटर हुआ। और जब मैं आयुर्वेद में एनआईए में गया, पदार्थ विज्ञान, उस समय हिस्ट्री चलती थी, प्री आयुर्वेद चला करता था, तो जो हमारे सर पढ़ाने आते थे, हिस्ट्री पढ़ाने आते थे, आयुर्वेद तो मैं साइंस का था, हमारे साथ भी कुछ लोग थे, उस समय मिक्सचर चला करता था राजस्थान में, 8 साइड के लोग भी आते थे, उपाध्याय ग्रुप चलता था, वो भी आते थे, और साइंस विथ बायो के स्टूडेंट भी आते थे। तो घर में मैं लेटर लिखा करता था, कहाँ फंसा दिया मेरे सर के ऊपर से हिस्ट्री निकल जाती थी, पदार्थ विज्ञान निकल जाता था, मैं लेटर लिखा करता था कि मैं तो छोड़ छाड़ के आ रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है आयुर्वेद करना। मेरे भाई साहब एमडी किए हुए थे आयुर्वेद में, तो कहते थे यार मैं साइंस का आदमी, मैंने जो पीजी कर लिया, इतने श्लोक मेरे को याद है आज भी, और मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूं आयुर्वेद का, तुम इतना नहीं कर सकते हो? साइंस वाले के लिए कोई असंभव नाम की चीज नहीं होती है। डिक्शनरी से असंभव नाम का शब्द निकाल दो आज से, आपके लिए कोई असंभव चीज नहीं है। यदि आप अपने जो है एक लगन से, निष्ठा से, ईमानदारी से अपने कर्म के प्रति समर्पित हो जाओगे, उस दिन से सफलताएं आपके चरण चूमेंगी। कि यहाँ की भारतीय जो संस्कृति थी, ऋषियों की भूमि है, तो ऋषित्व भूमि से जुड़ा हुआ आयुर्वेद है, वेदों का एक उपवेद है, अथर्ववेद का एक वेद है। तो उन सारे ज्ञानों से अनभिज्ञ होना आपका स्वाभाविक है। विदेशी आक्रांताओं के माध्यम से ऐसा प्रयास ही किया गया था कि भारत की संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए, और जब भारतीय संस्कृति को नष्ट कर दिया जाएगा तो यहाँ के लोग भी अपने आप को हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे, और वो चीज ऋषित्व वाली जो है वो रहेगी नहीं। इसलिए मन में आपके विषाद उत्पन्न हो रहा है। वर्तमान कालिक स्थिति में बहुत सारी चीजों में लोग ऊपर उठ रहे हैं और देख रहे हैं कि आयुर्वेद से मिलता जुलता या आयुर्वेद रूपी जो चीजें आपके ग्रंथों में हैं, उन चीजों को सामान्य लोगों को भी पढ़ाया जाए। जैसे सुनते होंगे आपके पाठ्यक्रम में गीता का ज्ञान करवाया जाएगा, तो यदि गीता का ही ज्ञान करवाया जाए और शुरू से ही लोग थोड़ा उस ज्ञान को सीख जाएं, तो ये सारे मानसिक रोग कहलाते हैं। आप आगे पाओगे कि मन में जो विभ्रांतियां उत्पन्न हो रही है, मानसिक रोग है हमारे, और मानसिक रोग से ऊपर उठना, अपने को अपन स्वयं रोगी जैसा महसूस कर रहे हैं अपने को, तो उस मानसिक रोग से ऊपर उठ जाओगे आप आयुर्वेद को पढ़ने के बाद। आगे जब बढ़ोगे आप तो देखोगे कि शुरू की क्लासों में ही आपको आयुर्वेद में चिकित्सकीय दृष्टि से सबसे पहला आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वो मिलेगा कि क्या है। तो आयुर्वेद का उद्देश्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना प्रथम उद्देश्य इसका है। समुद्र को अपेक्षा नहीं है कि अपना जल ले आकर के नदियां हम में डालें, लेकिन अपना जल नदियां ले जाकर के समुद्र में डाल रही है अपने आप। तीमी सुख संपत्ति नहीं बुलाए, धर्मशील पर न्याय सुहाए। उसी तरह से धर्मशील व्यक्ति जो होगा तो सुख संपत्ति उसके पास अपने आप आती रहेगी। सत्कार्य करते जाओ, अपने आप सारी चीजें उसमें आती जाएगी। ये धर्म पहला पुरुषार्थ चतुष्टय का अंश है। अब आयुर्वेद के ढंग से जीना शुरू कर दोगे तो सारी चीजें अपने आप आने लगेंगी, और जब सही ढंग से सारी चीजें आएंगी तभी आपका मन भी ठीक रहेगा। मन के विकार आपके ऊपर नहीं आने पाएंगे, और नहीं कहीं शारीरिक रोग, कहीं मानसिक रोग पीड़ित करते रहेंगे, और पीड़ा देख करके हमेशा अशांत ही करेंगे, क्योंकि केवल आपने एक पक्ष को पकड़ा है। अधिकांश दुनिया को देख लो, सभी लोग उस पर घूम रहे हैं, जाना कहाँ है पता नहीं है, लेकिन दौड़ लगाए हुए हैं। तो सत मार्ग को आयुर्वेद बता रहा है कि इन पुरुषार्थ इस ढंग से चलो तो निश्चित है आपका जीवन सफल रहेगा। आप लोगों की सारी चीजें पढ़ाई भी जाएगी, और पढ़ने के बाद यदि उसका आचरण करोगे तो सब चीजें अपने आप आती भी जाएगी।
नैतिक शिक्षा की दृष्टि देखो तब भी आयुर्वेद कितना उच्च, कैसे जीना जीवन में, उन चीज़ों को भी सिखा देता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परिपीड़नाय। तो जैसे ही मातृ संस्थान में आए हैं तो आपको थोड़ा सा क्लेश होगा, थोड़ा उद्योग होगा कि कहाँ फंस गए। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो वो सोचता कहाँ फंस गए, अंदर अच्छा था, तो उसका वातावरण चेंज हुआ। तो उसके बाद में आपको जो फीडिंग हो रही है, जैसे जिस तरह से माँ अपने फीड करती है बच्चे को, तो उसका आश्वासन मिलता है फीडिंग के रूप में। तो हम लोगों के द्वारा जो आपको ज्ञान दिया जाएगा या फिर एजुकेशन दी जाएगी तो उससे आपको फीडिंग मिलेगी, और फीडिंग जब मिलती है तो उसके बाद में पोषण मिलना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे करके पोषित होते होते हो अपना शरीर बढ़ता जाता है। इसी तरह से ज्ञान के अंदर 2 तरह की प्यास होती है, एक तो ज्ञान के लिए प्यास होती है, एक पानी की प्यास होती है। तो जब प्यास पानी की तरह से ही ज्ञान जिस तरह से जैसे जैसे मिलता जाएगा वैसे वैसे आपका पोषण होता जाएगा, और जो है न्यूट्रिशन के रूप में जिस तरह से पोषण मिलता जाएगा वैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, और ज्ञान के आधार पे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आयुर्वेद तो इससे भी अच्छा है जो हम लोग सोच रहे थे उससे। तो हम जब तक अपनी किसी चीज के अंदर नहीं जाते हैं, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पेट, मैं बकुरी पूरन रही किनारे बैठ। तो ज्ञान को क्या कहते हैं? ज्ञान सागर है। सागर का मतलब समुद्र, और समुद्र में मोती किसको मिलते हैं? बाहर बैठा रहता है उसको मिलते हैं, अंदर डूबता है उसको मिलते हैं। और डूबने के लिए क्या करना पड़ता है? अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। जान की बाजी यानी पानी में अगर कोई डूबने जा रहा है, मोती निकालना है आपको, तो सबसे पहले अपने जो वाइटल चीज है, वाइटल चीज सबसे पहली वाइटल चीज कौन सी है जिसको रोक सकते हैं? रोकते हैं, श्वास रोकना पड़ता है, आंख बंद करनी पड़ती है, कान बंद करने पड़ते हैं, तब जाके पानी में आदमी डूबता है। तो डूबने के लिए सबसे पहले अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बंद करना पड़ता है, पानी नहीं चला जाए। तो अगर आपको इसके अंदर देखना है, ज्ञान सागर के अंदर डूबना है, तो आपकी जो कई चीजें ऐसी हैं जिनको आपको त्यागना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो इसको ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको आयुर्वेद को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीजों को आपको रोकना पड़ेगा, और उसमें डुबकी मारनी पड़ेगी, तभी आपको मुक्ति मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब आपको पहले भी बताया था कि पढ़ने का, आपको और भी लोगों ने बताया आयुर्वेद को पढ़ा कैसे जाए, है ना। सबसे समस्या ये आती है आयुर्वेद को कैसे पढ़ा जाए। हम लोगों ने साइंस तो पढ़ी हुई है, तो एक चीज फिर से मैं अपने को कह देती हूँ कि आयुर्वेद को जो हम लोग कह रहे हैं, आयुर्वेद सबसे ज्यादा साइंटिफिक चीज है। जब आप पढ़ेंगे साइंस के रूप में तब आपको समझ में आएगा। तो आयुर्वेद को साइंस के रूप में कैसे पढ़ें? तो हमने पहले बताया आपको, जैसे अपने वार्डरोब आप लोगों ने देखी हो, या फिर गर्ल्स हैं वो अच्छा घर सज्जा करती है, गृह सज्जा करती हैं, तो वार्डरोब में कपड़ों को ऐसे ठूंस दिया जाए तो ज्यादा कपड़े आएंगे क्या, या उसको तह लगा के या प्रेस करके रखा जाए तो सही तरह से आएंगे। तो तय करके रखा जाए। तो आपको जो ज्ञान दिया जाएगा उसको तय के रूप में रखना है। तय रखने के बाद में उसको क्लासीफाइड करना है, और क्लासीफाइड करने के बाद में जब आपको रिकॉल मेमोरी करेंगे, जैसे अपने भी उसमें भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है, तो अलग अलग तरीके से उसको अपने मेमोरी के अंदर रखता है कंप्यूटर। तो इसी तरह से अपने को जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है उसको क्लासीफाइड करें, और क्लासीफाइड करने के बाद उसको दिमाग के अंदर रखें, और जब उसको रिकॉल मेमोरी आएगी तो आपको क्लासीफाइड होगा तो फटाक से आप उसको निकाल के उसको रख देंगे। हम लोग जब तक अपने अंडर गारमेंट्स नहीं पहनेंगे तब तक अपर गारमेंट्स पहनने का कोई मतलब नहीं है। तो अंडर गारमेंट्स का मतलब पता है? बेसिक चीज। और बेसिक चीज क्या है? बेसिक चीज है, अपने यहाँ पे शुरुआत कर दी हम लोगों ने अभी से। तो क्या शुरुआत होगी फर्स्ट ईयर में? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अगर आपने एनाटॉमी पढ़ ली और फिजियोलॉजी पढ़ ली, इसका मतलब आपके अपर गारमेंट्स जो भी पढ़ेंगे वो आप पहनेंगे, उसके ऊपर आपके अंदर ये बेसिक चीज है। तो सबसे पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद में उसको अलग अलग खंड में रखेंगे थ्रू आउट लाइफ, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी आयुर्वेद की भी और मॉडर्न की भी, मॉडर्न की थोड़ी सिस्टमेटिक है, आयुर्वेद को भी सिस्टमेटिक करना है। संस्कृत पद तुम आपको हर एक पीरियड रोजाना संस्कृत के ऊपर आपको जोर दिया गया आयुर्वेद को समझने के लिए। तो आयुर्वेद को समझने पीरियोडिक टेबल जो हम लोगों ने पढ़ी थी, अगर उसको इस तरह से याद रखेंगे तो नहीं याद आता। मैंने जो पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी या आपको याद किया था, तो हम लोगों ने एक सूत्र के रूप में किया था। हई दीवे बकलोपनी नामगलसी पसकला कपासक्ति बकरमन फिरकोनी पूजन गाकी यसी वर्कर, हा से हाइड्रोजन, बी से मीडियम, हाई डी लिथियम, इस तरह से हाई डी पे बकर पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी। उसको आप याद कर लेना।
तो उसको अपने आप याद कर लेंगे तो आपकी साइंटिफिक रूप से अप्रोच संस्कृति बन जाएगी। और संस्कृत की जब अप्रोच बन जाएगी तो आयुर्वेद को आप समझना शुरू कर देंगे। और आयुर्वेद को समझने के साथ साथ मॉडर्न के अंदर उसको समझना है। तो आप मॉडर्न साइंस को समझने के लिए, मेडिकल साइंस को समझने के लिए इंग्लिश जरूरी है। उसको आयुर्वेद को कैसे साइंटिफिक है उसको समझने के लिए आपको संस्कृत की व्याख्या करने के लिए संस्कृत जरूरी है। तो दो भाषाओं में अपना ज्ञान कमान करना शुरू कर देना, संस्कृत और इंग्लिश। अब दोनों के साथ साथ में क्या है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मैंने बता दिया। इन चीजों को दो चार चीजें आपने अगर सीख ली, इनके ऊपर आपने जोर लगा दिया तो आपको आयुर्वेद में कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। मोटिवेट करने की, अब आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ तो फंस गए, अब यहाँ से जा नहीं सकते। जा नहीं सकते तो फिर क्या रह जाता है अपना। तो जहां पे भी दौड़ होती है, ये क्या होती है, दौड़ के अंदर जितने वो झंडी में 3 या 4 अपने पार्टिसिपेंट रहते हैं। तो पहला जो पार्टिसिपेंट दौड़ता है झंडी लेके, वो दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है, चौथा पांचवें को देता है। सबसे ज्यादा जोर किसको लगाना पड़ता है उसको रेस को जीतने के लिए? श्राप था, मैं कहता हूँ आयुर्वेद के लिए वरदान था। कोरोना के बाद में आयुर्वेद की जो एक्सेप्टेंस दुनिया के अंदर बढ़ी, आयुर्वेद की, अपनी आयुर्वेद की सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया के अंदर जो एक्सेप्टेंस बढ़ी है वो कोरोना से पहले नहीं थी। उसका परिणाम ये था कि हम लोगों ने, आयुर्वेद ने, हर्बल मेडिसिन ने बहुत ज्यादा उनको रिजल्ट दिए। इसका परिणाम हुआ 156 कंट्रीज के अंदर, कितना 156 कंट्रीज के अंदर एमओयू के रूप में अपने आयुर्वेद को उसको स्वीकार करने जा रहे हैं। 28 कंट्रीज के अंदर तो अपने आयुर्वेद की चर्चा चालू हुई है। तो ये पहले नहीं था, ये कोरोना की वजह से हमारे आयुर्वेद को अपने को अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आप, हम लोगों ने जो दौड़ा था, हम लोग जो रिले रेस दौड़ रहे थे उसमें ज्यादा रेस करने की जरूरत थी। तो हमने जो दौड़ा उससे आगे आपको, आप हमारी अगली पीढ़ी है, आपके आगे पार्टिसिपेंट आप हैं। तो आयुर्वेद को ले जाने की, आपको झंडी बुलंद करने के ऊपर आपकी आप जवाबदारी मिल गई है। तो जब जवाबदारी किसी आदमी के पास आती है तो डिप्रेशन में नहीं जाता। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को मिलती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी टॉनिक है। जिसके ऊपर, दिमाग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे पिताजी है घर के या माता जी है घर की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आदमी को भी बीमार नहीं होने देती। साला बीमार होगा तो भी उसको काम करना है, तो वो बताएगा मेरे को बुखार आ गया, पिताजी को काम करना ही करना है, बुखार भले आ जाए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी आदमी को बीमार नहीं होने देती। ओम गणेशाय नमः। प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बन्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्ड माखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यम्। ओम गणेशाय नमः। प्रातर्नमामि चतुराननवन्द्यमान मिच्छानुकूलमखिलं च वरं ददानम् तं तुन्दिलं So the next namaskara after Upanayana, the 12th one is Vedarambha. Now you are moving on to the next step. That is to the Vedarambha, and undoubtedly you are going to study the Upaveda of Atharva Veda now onwards. Look how beautiful it is. By this we are formally coming to the end of the whole orientation program of Apaksha. Now once again I am welcoming our chief guest, our beloved chief guest, Dr. Dinesh Khatri sir and Dr. Saroj Sharma madam, our principal and our senior faculties and other faculties and dear children, to the end of this session. First of all, let us go through what we have in the last 14 days in a beautifully manuscripted video that is done by our Manoj
Anish sir. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है, कभी हार ना। Here we have the founder and chairman of Kalashram Foundation, Dr. Dinesh Khadri sir, who is our leading light. I request Dr. K. Agarwal sir, Principal, Kalashram Ayurveda Medical College, to honor Dr. Dinesh Khadri sir with Ubana and Pagdi. The Second Trustee of Kalashram Ayurveda Medical College and Hospital is here by Meenal to honor Madam with Ubana. Every teacher and staff member present here, and to my friends and classmates also. So I am Amit Tripathi, and I am here for sharing my experience, which I have live in past 15 or 14 days. So I just want to share with you that 15 दिन पहले
क्या लाइफ थी और अभी क्या है. सो दिस आई हैव एक्सपीरियंस. और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हमने विज़िट किए हैं. बहुत ही अच्छा लगा है देख के. और मेन चीज़ ये है कि आयुर्वेदा इस पे बात करना ही सही नहीं है कि अच्छा है या नहीं, क्योंकि जो पहले संत है तो वो एज अ लिखा हुआ है ग्रंथों में कि आई थिंक मेरे को अगर सही नहीं हो तो करेक्ट कर देना कि शुक्राचार्य जो थे वो भगवान के ही रूप थे, ऐसा बोला जाता है. तो संत भगवान ही संत बन के आते हैं, वो ही वेद लिखते हैं, पुराण लिखते हैं, तो वो गलत तो नहीं हो सकते. तो जो वेदों में पुराणों में लिखा हुआ है, जो ट्रीटमेंट है, जो बातें हैं, उसी को आयुर्वेदा में पढ़ते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, उससे मेडिसिन बनाते हैं. तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे इस फील्ड में आने का मौका मिला है, इस कॉलेज में आने का मौका मिला है. और इसमें आई डेफिनेटली डू बेस्ट. थैंक यू. Master Tanish, for his experiences. A very warm good afternoon to respected teachers and my dear fellow mates to this energetic closing ceremony organized by NCISM Committee and Kalashram Foundation. I, Tanishk Chittoda, is here to give a brief of orientation program on behalf of 2023 batch. I would like to start by sharing my experience of first day of orientation that was above my expectations. That includes the exact definition and meaning of Ayurveda in different words by different doctors. And scopes that we can pursue after BMS degree. In further days, we gathered the information of our course that is divided into 3 professionals and a somewhat brief of their subjects, as most of us believe in modern medicine. But this orientation program changed my perspective towards Ayurvedic treatment. As we know that Ayurvedic is a traditional treatment, but by the help of this session, I got to know a new idea of making a self-made medicine and can get patent of that particular product to make a passive income throughout our life. This program also involves some outdoor and indoor activities that personally I think established a good interaction between students. Now I want to pay attention towards the root of Ayurveda, that is herbal garden. This program also gave a small visit to our herbal garden and got to know about some plants, their botanical names and their uses. And the most interesting part of this program was the department visit, like anatomy, physiology, and Shalya and Chalakya Tantra. And lastly, I would like to conclude by thanking all the teachers and HODs for making this program very successful. Thank you so much. Thank you, Tanish. Next, I would like to welcome Ms. Meghna Sharma for sharing her experience. My name is Meghna Sharma and I'm from Udaipur. And as we all know, we were here for our orientation program. From 10-15 days we were doing this, and it is very new experience. We are very new to this course. Also, I would like to express hearty thanks to my teachers for giving us an introduction, a brief about the subjects. We are very new, so it is very interesting. Also, we visited many departments like the anatomy departments, physiology department, Dravya Gun, and the Rasayan Shala. Rasayan Shala, I found it very interesting personally because we are making medicines by our own. So this connects us more to the treatment and the patient. So this was very interesting for me because pharma and doctors both are combining here. So this is very interesting for me. Also, we next day visited the herbal garden. That was also very interesting because we found many different variety of plants, the biodiversity of the plants, different types of their shapes, and each plant has its own benefits. So this was also like Mother Nature is producing, so it is definitely very useful. Nothing is waste when it comes to Mother Nature. So healing from Mother Nature is very wonderful. No side effects and the perfect cure to any disease. So this was very interesting. And also, as in today's world, like technology is increasing, and so day by day diseases are also increasing. So ultimately, not just India, all the world is turning towards the Ayurveda. So we are very proud to be Indians, also because we are the producers. Like the Ayurveda is the more origin towards the India. Like India is producing the Ayurvedic doctors more. So we are very happy, and I feel very blessed
that I am studying Ayurveda. I feel so blessed, and also I thank my teachers. They all gave us a brief about the subjects. So thank you to the college and to the teachers. Thank you so much. Hello everyone, myself Khushi Khurana. I'm from Bikaner. 15 days back, I was so nervous, like how I would manage everything on my own, how I would interact with everyone. But when I came here on 19th, the feeling was totally different. That we are here living in the lap of nature, so peaceful, so calm. Though deep inside, I genuinely have a regret of not attending this orientation program from starting. But unfortunately, I have learned so many things in these 4 days. We had different sessions on various topics like personality development, time management, information about gynecology and obstetrics. We had department visit, herbal garden visit. We also had various activities. And most importantly, this orientation program changed the whole mindset about BMS that yes, hum bhi kisi se kam nahi. And yes, now our college life is started finally. So now be ready for every challenge and enjoy this journey to the fullest. Thank you. Finally, I would like to invite Ms. Meenal for her birthday. राधे राधे। आदरणीय सरोज मैम, दिनेश सर, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर और सभी टीचर्स के चरणों में मेरा प्रणाम। कुछ भाव थे जो मैंने लिखे थे, तो आज मौका मिल रहा है सुनाने का। कुछ गलती हो तो क्षमा करें। बुलावा बुलावा भेजो नंद जी के लाल, मैं वृंदावन आऊंगी। बुलावा भेजो नंद जी के लाल, मैं वृंदावन आऊंगी। वृंदावन की गलिन गलिन में घूमूं संग मैं तुम्हारे, छोड़ के दुनिया सारी प्रभु जी, जिंदगी तुम परवारे हो। बैठ के संग कान्हा तुम रे, तुम्हें हाल सुनाऊंगी। बैठ के संग कान्हा तुम रे, तुम्हें हाल सुनाऊंगी। बुलावा बुलावा भेजो नंद जी के लाल, मैं वृंदावन आऊंगी। बुलावा भेजो नंद जी के लाल, मैं वृंदावन आऊंगी। वृंदावन के निधिवन में तुम बंसी मधुर बजाना, राधा संग गोपी ग्वालिन सब मिलकर रास रचाना हो। पहन के घुंघरू पैरन में मैं भी झूम के नाचूंगी। पहन के घुंघरू पैरन में मैं भी झूम के नाचूंगी। बुलावा भेजो नंद जी के लाल, मैं वृंदावन आऊंगी। बुलावा भेजो नंद जी के लाल, मैं वृंदावन आऊंगी। हाथों से मैं भोग बनाकर नित नित तुम्हें खिलाऊं, चरणों की सेवा में रहूं और तुमको रोज मनाऊं। मीठे मीठे भजन सुना तुमको मैं रिझाऊंगी। मीठे मीठे भजन सुना तुमको मैं रिझाऊंगी। बुलावा बुलावा भेजो नंद जी के लाल, मैं वृंदावन आऊंगी। बुलावा भेजो नंद जी के लाल, मैं वृंदावन आऊंगी। I humbly request Dr. Dinesh Khatri sir to address the function. Welcome sir. Good afternoon. Lady Dr. Saroj Sharma, Patron Trustee,
Professor K. M. Agrawal sir, Principal, Professor Ramveer ji sir, Vice Principal Sanjay ji, Coordinator Akila ji, dear staff and my dear students. Today you are concluding your ceremony of orientation program. Nowadays orientation program has started in this medical curriculum also from last 2 years. We have also introduced it in our Ayurveda college. The purpose of this introduction is to aware you from the different activities prevalent in this college, what you are going to do, what is your perception about the Ayurveda, and how you settle yourself in this premises with the new vision for your future, which you have experienced in last 2 weeks. What is the Ayurveda? The life of the Ayurveda. Why it is so popularized? And most of this, it is the very cheapest way of treating the people, especially the country like India. The Westerners are also coming because the medication is very expensive there in the Western world. If you go to the consultation for the doctors, he charges you to $250 only for the consultation. Medicine is apart from that, so it is very expensive. They opt the insurance, medical insurance for each and every students, each and every citizen of the country to give the allopathic drugs only. And now they are fed up with all the systems. They are coming toward the Chinese medicines, they are coming to the Ayurveda medicines. One thing in the China is very good, that with the MBBS you have to learn the traditional medicines also, Chinese medicines. Why not in the India? Now they are planning to make both the paths, that MBBS student has to learn the Ayurveda and Ayurveda student has to learn the this modern medicines. We have started. You are now learning the modern anatomy, modern physiology, modern gynecology, modern surgery. Everything has been included in your part from last 5 years. It is a big revolution. So you can compete yourself at the global level. This was the purpose of introducing the Ayurveda and the modern medicines books in your curriculum. आप लोगों को आयुर्वेद भी पढ़ना है और मॉडर्न की बुक भी पढ़नी है, मतलब आपके लिए दोनों तरफ से प्रेशर है. So you have to cope up with that, and students are doing very well. From last 10 years, 5 batches, they did very well. That's why they are settled in their life. आपका perception था कि मैं MBBS में जाऊंगा. Now the perception has been finished. Now you have come to the Ayurveda. आयुर्वेदा के साथ आप अपने आप को मॉडर्न पैथीज के साथ में जोड़ के आगे बढ़िए. इनोवेशन होता रहना चाहिए. हम भी चाह रहे हैं कि अगले नए साल से आपके लिए एक ईमेल आईडी हम क्रिएट करें कॉलेज की तरफ से. ईच एंड एवरी फैकल्टी विल गिव यू द असाइनमेंट्स ऑन योर ईमेल आईडी, एंड इसी बार से कर दिया. वेरी गुड. When I went to the US to admit my son there, first of all, in every department where I go, they told that why don't you go to orientation program? First you go to the orientation program, then come to the office. The office works from 9 to 9 in the evening. And apart from that, if you have any problem, you just send the email and they respond to you in the late night also. So simultaneously, the professor who is teaching in the college and in the night hours, 9, 10, 11, 12, anytime, he sends the home assignments to the students and giving them deadlines the day before, the day after tomorrow in the evening. By the 12 o'clock, you have to submit the homework. So, the creation of the education has been changed. You have came by the face-to-face to the new technology. This is must if you want to survive yourself. You have to learn more things. You have to
create yourself. You don't depend on your teachers. You try to research, you try to read many books, you try to search on the internet. That's what we are going to do here also. Every teachers, they are very brilliant teachers, coordinator Akila ji, Sanjay ji, Jagan ji, everybody, they will give you the assignments, you just complete it and send it on the mail only. ठीक है? इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मस्ती, घूमना फिरना, टाइम मैनेजमेंट आपने देखा, स्ट्रेस मैनेजमेंट में देखा, जिसने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। जिसने अपने टाइम को मैनेजमेंट कर लिया, he will be free from the stress. Your ambition and your target is only to study, और दूसरे किसी चीज में आपको नहीं जाना। There are many more things which will come to you from this session. We will declare it afterwards when it is finalized, and that will be very good for your enhancement, personality enhancement, for stress-free life. So my best wishes to all of you to continue a journey in a very harmonious way, in a brilliant way, and make proud this college and your parents also. Thank you so much. Thank you, dear sir, for the most valuable words. Now, I would like to welcome Dr. K. Agarwal sir, Principal Kalaashram Ayurveda Medical College, to facilitate this function. इस कला आश्रम परिवार के फाउंडर ट्रस्टी डॉक्टर दिनेश खत्री जी, पैटर्न ट्रस्टी डॉक्टर सरोज मैडम, मेरे साथी प्रोफेसर डॉक्टर रामवीर शर्मा, संजय जी, दीनानाथ जी और मेरे फैकल्टी मेंबर्स, डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को आज सुबह से बहुत मोटिवेशनल स्पीच मिल रहे हैं। सबसे पहले जब मैं आया था, डॉक्टर सचान सर शायराना अंदाज में आप लोगों को बहुत कुछ कविताओं के माध्यम से, गानों के माध्यम से स्पीच दे रहे थे, बता रहे थे। आप जब आपका नीट का एग्जाम हुआ था, तब उस स्थिति में आप देखिए उस समय कहाँ थे। जहां तक मुझे स्टैटिस्टिकल डेटा मिले हैं कि लगभग 20,50,000 स्टूडेंट्स नीट में अपीयर हुए थे, उनमें से आप भी थे। और टोटल सीट्स इंडिया में आयुर्वेद के लिए लगभग 31,500 है, उनमें से अब आप हैं। 3 महीने पहले आपकी संख्या लाखों में थी, आज हजारों में आ गई है। कितना आपने अपने पीछे कितनी गैदरिंग को छोड़ा है। और जब आप ये डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मास्टर डिग्री के लिए जाएंगे, तो आप कितने और लोगों को पीछे छोड़ेंगे। अभी रिसेंटली जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ, देखा सबने? कितनी टीम अपीयर हुई थी? सबसे पहले 10 टीमें थी, लेकिन फाइनल में कितने पहुंचे? 2। ऐसे ही समझ लीजिए नीट का एग्जाम जब हुआ तब आप इतने लोग थे, और फाइनल में पहुंचते पहुंचते आपके पास इतने संख्या है। 8 को डिफीट किया, तो इतने लोगों को आपने डिफीट किया, उनसे आगे निकल गए। अभी सफर शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ, सफर शुरू हुआ है। अभी इसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री लेनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लेनी है, और उसके बाद फिर आगे अल्टीमेटली अभी टारगेट फिक्स करके फिर वहां तक पहुंचना है। मंजिल अभी बहुत दूर है, लेकिन मंजिल दूर होने के साथ साथ ये भी है कि हमें अपने प्रयास में कोई शिथिलता नहीं चाहिए। अभी जैसे डॉक्टर दिनेश खत्री सर ने कहा कि ग्लोबल डिमांड धीरे धीरे अब बढ़ रही है। कहाँ से आएंगे? हम ही में से जाएंगे। हम उसके लिए अपने आप को कैपेबल नहीं बनाएंगे, तब वहाँ कैसे पहुँचेंगे? इसलिए हमें कैपेबल बनाना है, अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है, बढ़ाना है।
कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ करके पढ़ाएंगे। आप जितने ज़्यादा क्लोज रहेंगे टीचर्स के, उतना ही आपको नॉलेज ज़्यादा मिलेगा, ज्ञान ज़्यादा मिलेगा, आप सीखेंगे ज़्यादा। जितनी दूरी बना के रखेंगे उतना ही कम गेन करेंगे। जो बच्चे अपने पेरेंट्स से रोज डिमांड करते हैं कि आज ये चाहिए वो चाहिए, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। आप लोग भी बच्चे हैं और हम लोगों से जो डिमांड करेंगे उसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। कल जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को कि चिकित्सा के 4 पाद, ऐसे शिक्षा के 4 पाद हैं। एक शिक्षालय, ये आश्रम, शिक्षक हमारी फैकल्टी, शिक्षण सामग्री जो हम आपको दे रहे हैं, आपका पाठ्यक्रम सिलेबस, और चौथे आप शिक्षार्थी। चारों का कंट्रीब्यूशन अपना अपना है और चारों मिलकर के काम करेंगे तो परफेक्ट हम अपने गोल को अचीव करेंगे। और नहीं करेंगे तो कहीं किसी में भी शिथिलता रह गई तो कहीं ना कहीं कमी आपको रह जाएगी और एक परफेक्शन आपको नहीं मिलेगा। इतने सुरम्य वातावरण में, इतना अच्छा यहाँ का वातावरण है। और अभी जब मैं आप लोगों के एक्सपीरियंस जो शेयर किए सुन रहा था, सबसे पहले जिसने बताया कि यहाँ इस आश्रम में आने के बाद उसमें लाइफ में ही चेंज आया है। अभी कितने दिन हुए हैं आए हुए? 2 नवंबर से शुरू हुआ, आज 24 नवंबर है। बीच में आपको ब्रेक भी मिल गया दीपावली का, लेकिन ये हमारा जो रीओरिएंटेशन प्रोग्राम है 14 दिन का था, तो कुल मिलाकर के 14 दिन यहाँ रहे। 14 दिन में अगर मान लीजिए आपको और लाइफ में अगर एक स्टेप भी आपको चेंज हो रहा है, आपकी एक कोई बुराई खत्म हो रही है, तो ये अपने आप में अचीवमेंट है। और इसी तरह से अगर सभी अपनी अपनी लाइफ का एक गोल बना करके कुछ अपने चेंज करते रहेंगे तो डेफिनेटली हम आयुर्वेद को ही फॉलो कर रहे हैं। जब तक हम अपने जीवन में इसको नहीं उतारेंगे तब तक हम दूसरों को भी नहीं कह सकते कि ये इसमें अच्छा ही है। अभी किसी ने और कहा था कि आयुर्वेद के बारे में बात ही नहीं करनी कि अच्छा है कि बुरा है। ये सही बात है कि आप लोग आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, वेद उपवेद है ये अथर्ववेद का, और वेद पढ़ने वाला जो वेद पाठी है वो किसी भी विप्र ब्राह्मण से कम नहीं है और विद्वान है। इसलिए अपने आप को कभी भी इस बात का इंफीरियरिटी आप नहीं मानना है कि हमारे अंदर किसी तरह की कोई कमी है। एक चीज और भी साथ में है कि अभी जो हमारा करिकुलम, ये सिलेबस जो चेंज हुआ है, इस सिलेबस में मॉडर्न कंसेप्ट भी आपका 50% आ गया है और 50% आयुर्वेद है। अगर आप मेडिकल में जाते तो आप एक ही पक्ष पढ़ते, दूसरे पक्ष को छोड़ देते। यहाँ आपको दोनों ही पक्ष पढ़ने को पड़ेंगे। तो नॉलेज किसके पास ज्यादा होगी, आपके पास या उनके पास? फिर आप अपने आप को कम कैसे समझते हैं किसी से? आप कंपीट करने के लिए बिल्कुल तैयार है, खुला मैदान है, लेकिन अपने आप को सशक्त बनाना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और रेगुलर प्रैक्टिस करने से ही आपको परफेक्शन आएगा। इसलिए अपने आप को किसी भी तरह की हीन भावना से ग्रसित नहीं करना बिल्कुल भी। मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और निरंतर सतत प्रयास करते हुए अगर कहीं किसी तरह की आपको कोई कमी महसूस होती है तो आपको निश्चित रूप से बिना झिझक के बताएं। आपको पढ़ने से संबंधित कहीं कोई परेशानी है, आपके टीचर्स बहुत अच्छी फैकल्टी यहाँ पर अवेलेबल है, वो आपको हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। Thank you, dear sir. Now I would like to welcome Dr. Saroj Sharma Madam, the Chief Patron Trustee of Kalashram Ayurveda Medical College and Hospital, to facilitate this ceremony. थैंक यू अकीला भाई। इस संस्थान के CMD सर डॉक्टर दिनेश खत्री सर, इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर के अग्रवाल सर, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर संजय सर, रामवीर सर, दीनानाथ जी सर और सभी रेस्पेक्टेड फैकल्टी और डियर स्टूडेंट्स, 15 दिन तक मोटिवेशनल स्पीच सुनी, फिर आज भी सवेरे से सुन रहे हो,
तो मुझे लगता है कि बहुत सारा एब्जॉर्ब किया है और अब उसकी क्रियान्विति करेंगे ना? तो सीधा बैठकर यस मैम, यस। तो आप लोग एकदम रेडी हैं उस जर्नी के लिए। मुझे पूरा विश्वास है सर, दिनेश जी सर अभी इतना खूबसूरत रूप से जो अपना लेक्चर डिलीवर किए हैं, आपको इतनी अच्छे से समझाया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको सिर्फ निरंतरता, रेगुलरिटी आपको चाहिए। जो आपको मिल रहा है उसको आपने रोज एब्जॉर्ब करना है, रेगुलर आना है और खुश रहना है, ठीक है? तो आज आपका ये ओरिएंटेशन का आखिरी दिन है। जिस तरह से कुछ बच्चों ने अपने व्यूज शेयर किए हैं, उसे लग रहा है कि निश्चित तौर पर आपने इस ओरिएंटेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो यात्रा है, उस यात्रा के लिए जो ट्रेन, जो डब्बा आपने लिया है वो एकदम सही है, कोच आपके सही है। तो गंतव्य स्थान पर ये ट्रेन आपकी निश्चित तौर पर जानी है। प्रभु में विश्वास रखो, अपने बड़े गुरुजनों का, टीचर्स का सम्मान करो, दिल से करो, श्रद्धा से करो। बस ऐसे ही शुभ आशीष के साथ आप लोगों को खूब खूब ढेर सारा आशीर्वाद। बहुत शुभ आशीष। जय श्री कृष्ण। Thank you, dear madam, for the most insightful words. Now, for the closure of this ceremony, I would like to invite Dr. Sanjay M for the vote of thanks. Please, sir. Thank you, Dr. Avila. Respected Dinesh Khatri sir, our chairman, Saroj Sharma ma'am, director, Kalashram Ayurveda Medical College, principal sir, Professor K.M. Agarwal sir. I just want to thank each and every one of the teachers for spending their valuable time during all these 14 days and inciting knowledge in these students regarding the upcoming 4.5 years. We have tried our level best to include maximum of the NCISM proposed curriculum of transitional curriculum. I think you have got a nutshell idea about what you are going to face now onwards. So that's why I told when you come on Tuesday, you have to write or in a nutshell what you have experienced, like a logbook. आपका first assignment यही रहेंगे, right? And what sir was telling, we are planning that email ID. Sir, we have already started working on it with college domain name itself. That email ID will be. And it will be connected to Google Classrooms. So regular assignments and everything you can send to your teachers through online mode. Okay. Once again, I thank all my colleagues, my teachers, especially yourself, seniors, and everyone for making this orientation program a success. Thank you all.